तो देयर इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में है कि हाइड्रोजन गैस है और ये जिस इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में है वो है HCl, यानी H प्लस और Cl नेगेटिव। और ये हो गया हमारे पास सॉल्ट ब्रिज जिसके अंदर KNO3 भरा हुआ है। ये सॉल्ट ब्रिज है बेटा, ठीक है। और दूसरी साइड है हमारे पास वही HCl और क्लोरीन गैस हम पास कर रहे हैं इसमें। एक तरफ से क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर सेम है, ये तो सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज का तो कोई काम है नहीं, ये तो मतलब वैसे कोई काम नहीं है इस रिएक्शन में। अब क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन गैल्वेनिक सेल बाय व्हाट वैल्यू विल द सेल वोल्टेज चेंज। तो पूछा है आपसे कि EMF का चेंज क्या होगा, EMF का चेंज क्या होगा अगर when concentration of ion in the anodic and the cathodic compartment both are increased by factor 10। अगर कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड दोनों कंपार्टमेंट में हमने अगर जो कंसंट्रेशन है वो 10 के फैक्टर से इंक्रीज कर दी, कैथोड एंड एनोड कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज बाय फैक्टर 10 एट 298 केल्विन। यही क्वेश्चन है बेटा। चलो अब हम डिस्कस कर देते हैं 2.12 को। 2.12 में आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारे पास पहला जो चैम्बर होना चाहिए वो एनोड होना चाहिए जहां ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरा चैम्बर होना चाहिए कैथोड जहां रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया H2 से 2H प्लस बन रहे होंगे बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा कि क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होगी। अब अगर हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन को सम अप करें तो H2 प्लस Cl2 गिव्स यू द 2H प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। ऐसी रिएक्शन बनेगी बेटा, ठीक है। और हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया H2 से H प्लस हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, और Cl2 से Cl नेगेटिव हो गया। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कैथोड एंड एनोड पर जो हमारे आयंस हैं, कैथोड और एनोड के कंपार्टमेंट में जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन हमने 10 फैक्टर से इंक्रीज कर दी। तो इनिशियल आप 1 ले सकते हो और फाइनल 10 ले सकते हो, x लेकर 10x ले सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखें E सेल 1 इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10। तो बेटा प्रोडक्ट साइड है आपके पास H प्लस आयन का स्क्वायर और Cl नेगेटिव का भी स्क्वायर डिवाइड बाय हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय क्लोरीन गैस। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है तो इनके प्रेशर नहीं भी गिवन है तो भी हम 1 एटमॉस्फेयर ले लेंगे। अब आपके पास E सेल 1 बन जाएगा। E सेल 1 हो गया आपके पास E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10। अब ये 1 का स्क्वायर कर दिया, ये भी 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर, तो यानी E सेल 1 हो गया बेटा आपके पास E नॉट सेल के बराबर, E नॉट सेल। तो ये हमारे पास पहला पार्ट आया। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ लिख देते हैं E नॉट सेल 2 या E सेल 2। अब सेल पोटेंशियल बदलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं बदलता। माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10।
अब यहाँ पर हमारे पास H प्लस का स्क्वायर है और Cl नेगेटिव का स्क्वायर है, तो ये हो गया फैक्टर 10 का इंक्रीज़ और ये हो गया फैक्टर 10 का इंक्रीज़ बाई 1। यहाँ से आप E सेल 2 निकाल लो, E2 लिख देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 और लॉग बेस 10 ये लिख सकते हैं हम 10 की पावर 4 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E नॉट सेल ये वैल्यू हो जाएगी E नॉट माइनस 0.0591 इंटू 4 अब थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से, इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा। तो आज हम डिस्कस करते हैं EMF वर्सेस टेम्परेचर। EMF और टेम्परेचर को अब हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है फ्री एनर्जी का कंसेप्ट या फ्री एनर्जी। कल भी हमने आपको बता दिया था फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी है यानी G की वैल्यू है वो डेल्टा G, जो डेल्टा G है वो होता है हमारे पास माइनस ऑफ W मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क, या डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। और W होता है हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, ये वैल्यू होती है। तो हमारे पास डेल्टा G का रिलेशन आ जाता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E सेल, और हम लिख सकते हैं वर्क डन मैक्सिमम। आगे हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है तो ये हो जाएगा NF E नॉट सेल। आप स्टैंडर्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। हाँ जी बेटा, इतने पार्ट पर तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? नो सर। नो, गुड। अब हम एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिखते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो बताता है वेरिएशन ऑफ EMF विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ EMF ऑफ द सेल विद टेम्परेचर। तो नेक्स्ट आएगा वेरिएशन ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। और इसको हम फाइंड आउट करते हैं बेटा किससे? इसको हम फाइंड आउट करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T विद इन ब्रैकेट D ऑफ डेल्टा G बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर। इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम इसी फॉर्म में यूज करनी है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा G की वैल्यू होती है माइनस NFE ऑफ द सेल, तो यहाँ आप लिख सकते हो माइनस NFE सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T, और ब्रैकेट के अंदर भी D माइनस NFE सेल डिवाइड बाई dt एट द प्रेशर P, कांस्टेंट प्रेशर P, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE होता है। और अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को यहाँ लिख देते हैं बेटा, इक्वेशन 1 को डिवाइड बाई NFT, अगर हम इसको NFT से डिवाइड करते हैं, NFT से,
तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल डिवाइड बाई एन एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एन एफ टी माइनस डी ई सेल बाई डी टी। देख लो बेटा, एन एफ टी से डिवाइड किया हमने, और यहाँ हम n और f भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डी ई सेल बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा h बाई एन एफ टी प्लस ई सेल बाई टी। ये इक्वेशन बन गई 2। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं इतने पार्ट पर किसी को भी? देख लीजिए, ये बॉक्स में बंद कर दिया। बहुत सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है। अब इसमें यहाँ जो हमारे पास डी ई सेल बाई डी टी है, डी ई सेल बाई डी टी, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डी ई बाई डी टी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डी ई बाई डी टी, हम डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ये थोड़ा सा वेरिएशन बताता है, टेम्परेचर और ईएमएफ के बीच में रिलेशन बताता है। इसी इक्वेशन को अब हम अपनी पुरानी गिब्स इक्वेशन से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है बेटा, यहाँ से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। ज़रा कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच कैसे निकालें इसका। तो नेक्स्ट पेज पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो 1 थी, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी, वो थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, डेल्टा एच प्लस टी, अभी हमने लिखा था ना, डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट प्रेशर पी, एट प्रेशर पी। इसी को हम थोड़ा सा रीशफल करें तो हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी। इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं, माइनस टी डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट प्रेशर पी। लिख सकते हैं? यस सर। ओके। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? माइनस एन एफ ही लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू की जगह भी आप लिख सकते हो ना, अब हमने लिखा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल माइनस टी, और ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ माइनस एन एफ ई बाई डी टी लिख सकते हैं ना, अभी लिखा भी था हमने। यस सर। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नो तो सर। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा एच कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ आ जाएगा कॉमन। यस सर। माइनस एन एफ कॉमन हो गया। यहाँ अंदर क्या बचा? ई सेल माइनस टी और डी ई सेल बाई डी टी, डी ई सेल बाई डी टी। बच गया बेटा, एट Yes, कांस्टेंट प्रेशर पी। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नो सर। अब जरा हमारे पास एक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पढ़ा हुआ है? यस सर। ओके। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जा सकता है? यस सर। अच्छा, तो बताओगे कि डेल्टा एस की वैल्यू कितनी लिखें?
माइनस बोलो। डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट बिल्कुल प्रेशर पी। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज भी आ गया सेल का, माइनस डी बाई डी टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ डेल्टा जाएगा डेल्टा जी एट प्रेशर पी। अच्छा, पी डेल्टा जी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल। तो हमारे पास हो गया 9 डेल्टा एस। अब माइनस अंदर माइनस बाहर, क्या लिख दें, एन एफ लिख दें बेटा, यस सर। डी ई सेल बाई डी टी लिख दें। यस सर। तो अगर आपसे एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए कहा जाए, कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। और डी टी क्या है, सर डी टी सर टाइम, टाइम। सॉरी सर अरे टेम्परेचर है सर। क्या है डी टी, टेम्परेचर सर। टेम्परेचर चेंज। क्लियर है इतना। यस सर। ओके ओके, तो अब हम पेज टर्न करते हैं और एक सवाल भी देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, फॉर ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, आपके पास एक सेल गिवन है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, सेल है आयरन से, आयरन +2 बन रहा है, एनोड होगा कैथोड होगा, एनोड। एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैडमियम +2 से, कैडमियम +2 से कैडमियम बन गया, तो यानी ये सही सेल का रिप्रेजेंटेशन तो है कम से कम। और इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको दी है -0.125 वोल्ट पर केल्विन, क्योंकि ये डी बाई डी टी था, तो आपको बताना है कि डेल्टा एस एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, डेल्टा एस एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। ऑप्शंस तो नहीं दे रहे, आई बिलीव कि आप कर सकते हैं। ज़रा देखें क्या करते हैं क्वेश्चन में। आपको जो वैल्यू दी है वो दी है डी ई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, डी ई सेल बाई डी टी इज़ गिवन, और जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है आपके पास, -0.125। डेल्टा एस बताना है। ट्राई टू सॉल्व, और इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेटा। आपके पास डी ई बाई डी टी की वैल्यू है, एन और एफ की वैल्यू प्लेस करनी है, एन और एफ की वैल्यू प्लेस करनी है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी। तो ये हो गया, एन कितना ले भाई लालप्रीत, सर 2, एफ कितना होगा 965 96500। 0, और ये हो गया -0.125। ज़रा आंसर तो बता दीजिए कितना हो गया बेटा। 16625। कितना, 16625। 16625। और भी कोई कैलकुलेट करो बेटा। 96500 इंटू 2 इंटू 0.125। आंसर तो मेरे ख्याल से आ रहा है -24125। क्या क्या दिक्कत की बेटा वीरेन, या -24.125। और क्योंकि ये हम डेल्टा एस निकाल रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास किलो जूल पर केल्विन, पहले वाला किलो जूल का है। हाँ जी, समझ आया कैसे यूज़ करना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल इज
0.265 volt at 25 degrees Celsius and 0.260 volt at 35 डिग्री सेल्सियस, दो अलग अलग टेम्परेचर. कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया आपको डेल्टा एच बताना है. हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन पर बताना है. और आपको जो सेल दिया है वो दिया है ये, यहाँ हो गया AgCl और यहाँ हो गया Ag सॉलिड. ठीक है जी बेटा, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. जरा देखें क्या करते हैं आप लोग. यू हैव 1 मिनट. एक मिनट का समय है आपके पास. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं. H2 से 2H प्लस बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये तो हुआ हमारी एनोडिक हाफ रिएक्शंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. एनोड की रिएक्शन हो गई H प्लस आयन एक्वस में. अब हम RHS की रिएक्शन लिखेंगे, राइट हैंड साइड की रिएक्शन. और राइट हैंड साइड की रिएक्शन में है हमारे पास बेसिकली इतना पार्ट. अब जरा ध्यान से देखकर बताओगे बेटा, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? क्यों लालप्रीत, किसका रिडक्शन कर रहे हैं हम इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में? सर हम सर बोलो. सर सिल्वर. सिल्वर का. गुड. ये प्लस है और ये जीरो है, ये माइनस है, इधर भी माइनस है. मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं किसका? सिल्वर आयन का. तो हम लिख सकते हैं यहाँ AgCl जो सॉलिड है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया ये सिल्वर मेटल में, और साथ ही साथ क्लोराइड आयन में. क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ध्यान से देखो तो एनोड में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का. और कैथोड ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब अगर हम रिएक्शन को सम अप करें, यानी हमारे पास अगर पूरी रिएक्शन हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे हम इसको H2 गैस प्लस में 2 टाइम्स ऑफ AgCl, 2 टाइम्स ऑफ AgCl जो सॉलिड है, गिव्स यू द 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन. ऑक्सीडेशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन प्लस, और क्या मिला आपको? 2 टाइम्स ऑफ Ag, वो सॉलिड होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोराइड. ठीक है बेटा, ये एक्वस होगा. ये हमारे पास पूरी सेल रिएक्शन आ गई. लेकिन आपसे तो डेल्टा एच पूछा है रिएक्शन का, और डेल्टा एच निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं बेटा. डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ. क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है. कितनी है? 2 है. एफ की वैल्यू जानते हो कितनी? 96500. ई सेल भी है हमारे पास, एक है ई सेल 0.265 और एक ई सेल कितना है? 0.6. 2 ई सेल है ना बेटा? यस सर. ओके. टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर बतानी है आपको एंथैल्पी? 25. तो सेल पोटेंशियल कौन से वाला लेंगे? 25 या 35 वाला? 25. टेम्परेचर कौन सा लेंगे? सर टेम्परेचर 25 ही लेंगे, क्योंकि आपको एंथैल्पी चेंज किस टेम्परेचर पर बताने के लिए कहा गया है? 25 पर. DE तो जानते हो, चेंज इन सेल पोटेंशियल. DT भी जानते हो, यानी इसमें आप सब वैल्यूज जानते हो. तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? डेल्टा एच. इज दैट क्लियर? सर हाँ सर हमने जो n की वैल्यू ली है सर 2 ली है सर, हम अगर दूसरी साइड पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करें तो फिर सर 1 भी तो आ सकती है. किसके लिए? सर इसी के लिए. हाँ पॉसिबल है. सर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा?
एज सच आपको जो सेल दिया है ना उसके हिसाब से चलना पड़ेगा बेटा, ये देखो। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं वही इक्वेशन, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, इक्वेशन थी शायद माइनस एन एफ, ब्रैकेट में था ई सेल माइनस टी, और यहाँ था हमारे पास डी ई सेल बाई डी टी एट द प्रेशर पी। हाँ भाई जसवंतप्रीत, क्लियर है राय या नहीं? यस सर। सर ओके, एक कुछ पूछना था मैंने। पूछो। सर ये जो डी ई सेल बाई डी टी है, हाँ, ये कांस्टेंट प्रेशर पे मींस सेम वैल्यू देगा, चाहे जितना टेम्परेचर चेंज, मतलब ई नॉट चेंज बाय टेम्परेचर चेंज करें हम। चेंज तो सेम आएगा बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर। टेम्परेचर चेंज के ओके साथ सर। जो पोटेंशियल चेंज होगा ना वो चेंज सेम आएगा, वैल्यू भले ही बदल ओके जाए। सर। ठीक है, ओके तो सर। अब हमारे पास हो गया डी ई सेल बाई डी टी। ओके, तो अब हो गया डी ई सेल बाई डी टी, तो हम क्या लिखें यहाँ पर? चेंज हो गया 0.26 माइनस 0.265, और डिवाइड कर देते हैं कितनी वैल्यू से? डिवाइड कर देते हैं हम 35, यानी 308 हो गया, माइनस 298 हो गया। ज़रा वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस में आएगा। कितनी वैल्यू आई बेटा? जीरो पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो जीरो फाइव। फाइव, यानी हो गए 3 ज़ीरो के बाद 5 आए, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इतना पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा जी, ई सेल कितना प्लेस करोगे बेटा? ई सेल कितना प्लेस करोगे? 0.265। क्यों? क्योंकि हमें किस टेम्परेचर पर बताने के लिए क्या 25 डिग्री एंथैल्पी? सेल्सियस पे। 298 केल्विन पर का है। समझ आ रहा है इतना? सब वैल्यूज आ गई? यस सर। तो यस सर। जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो आप डेल्टा एच की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई यस। डाउट तो नहीं? तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमारी क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है अवेलेबल, इसलिए मुझे स्पेसिफिकली ये कराने पड़े। समझ आया बेटा? आपको एक क्वेश्चन है, इट्स गिवन टू यू इन द योर बुकलेट, BrO3 नेगेटिव से BrO नेगेटिव बना और इसी से हाफ Br2 बन गया। ये कोई एक रिएक्शन दी है, राइट? और इधर से इधर तक का जो चेंज है, मतलब BrO3 नेगेटिव से डायरेक्ट हाफ Br2 तक का जो चेंज है, दैट वैल्यू इज गिवन टू यू E01, राइट? कुछ और वैल्यू भी गिवन है आपको। क्या गिवन है? गिवन है बेटा E0 ऑफ BrO3 नेगेटिव टू BrO नेगेटिव का पोटेंशियल, और डेफिनेटली एक रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट। और क्या गिवन है बेटा? और गिवन है E0 ऑफ BrO नेगेटिव टू Br2 विच इज इक्वल टू 0.45 वोल्ट, राइट? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है E01 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस गिवन है बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस। हम पहले मेथड को देख लें, समझ लें, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है बेटा जी? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें दिया है 0.54 वोल्ट। ये जो दूसरी वैल्यू दी है ये दी है 0.45 वोल्ट, और इस बार आपसे BrO3 नेगेटिव टू Br2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो क्या लगता है भाई जसमनप्रीत, क्या आंसर होना चाहिए? कैसे निकालें? क्या E01 इज algebraic sum of 0.54 plus 0.45 or not? अच्छा अच्छा, बोलती तो बंद है शायद। हाँ बेटा सर यस। बोलिए।
तो क्या ई नॉट वन इज इक्वल टू, हाँ बोलो एल्जेब्रिक सम तो नहीं होगा, क्यों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, चलो आपकी ये बात में दम है कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हम इनको डायरेक्टली अलजेब्रिक सम में नहीं ले जा सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम कहते हैं ना कि एक भूमिका बांधते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें? BrO3 नेगेटिव में ब्रोमीन की +5, BrO नेगेटिव +5 में ब्रोमीन की +1, और यहाँ कितनी होगी? 0 ऑक्सीडेशन +1 स्टेट, 0। ये लिखते हैं। तो बता सकते हो ये फर्स्ट स्टेप में BrO3 नेगेटिव टू BrO नेगेटिव, BrO नेगेटिव, ये हो गया, +1 फ्रॉम +5, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहे होंगे बेटा? 4। 4 ओके ग्रेट। और अगर हम देखें कि BrO नेगेटिव से Br2 बना है, अगर वो भी हाफ Br2, ये 0 ये +1, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहे होंगे यहाँ? नेचुरली 1। कोई डाउट तो नहीं बेटा? 1। और हमें जो बताना है वो बताना है BrO3 नेगेटिव से Br2 की वैल्यू। तो यहाँ है +5 से +0, तो n वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? यहाँ लिखी जाएगी 5। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर? सभी को क्लियर है? बहुत आसान सी बात अभी तक हमने की। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम गिब्स एनर्जी और EMF को यूज़ करते हैं, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको तो जोड़ घटा सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल, उसको तो हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के लिए, यानी हम इसको स्टेप कर देते हैं 2, इसको स्टेप कर देते हैं 3, और ऊपर वाला स्टेप एज यूजुअल पहला स्टेप है। ठीक है बेटा? तो अब आपके पास हो गया ΔG01, मतलब ये वाला ΔG01 शुड बी इक्वल टू ΔG02 प्लस ΔG03। भाई गिब्स फ्री एनर्जी तो जोड़ी जा सकती है, और ये एल्जेब्रिक सम दिख भी रहा है हमें। अगर हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़े तो हमें पहली इक्वेशन तो मिल रही है ना लालप्रीत? क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर, यस सर। बस अब काम हो गया हमारा। ΔG01 की जगह हम -N1FE01 लिख दें बेटा? यस सर। ΔG02 की जगह -N2FE02 भी लिख सकते हैं। यस सर। वेरी गुड। और ये हो गया -N3FE03। पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। F कैंसिल आउट, N1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 -5 इंटू E01। ठीक है बेटा? इज इक्वल टू N2 की वैल्यू 4 है, माइनस के 4 लिख देते हैं, इंटू E02 की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, कितनी है? 0.54। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? माइनस N3 की वैल्यू 1 हो गई, और E03 की वैल्यू है 0.45। अब तो E01 आएगा? यस तो आएगा तो बताओ कितना होगा? 0.52 प्लस माइनस? प्लस। समझ आया बेटा कैसे करना था? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इतने पार्ट पर किसी को? नो सर। नहीं। पेज टर्न कर दे बेटा। क्वेश्चन है E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर प्लस इज 0.15। समझ आ रहा है क्या लिखा है हमने? यस। किसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है? क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस आयन। फिर E0 आपको क्यूप्रिक टू कॉपर दिया है 0.34 वोल्ट, राइट? ये भी रिडक्शन होगा। यस। फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? ये देखिए, फाइंड करना है E0 वैल्यू फॉर द डिस्प्रपोर्शनेशन
डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ क्यूप्रस आयन। ये क्वेश्चन हुआ, नेचुरली हमारे पास ऑप्शन भी हैं, लेकिन हम ऑप्शन में जाने से पहले एक बात समझ लें। ऑल्दो रिडॉक्स में हम सब पढ़ चुके हैं, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होगा क्यूप्रस प्लस क्यूप्रस शुड गिव यू द कॉपर प्लस क्यूप्रिक आयन। यही होगा ना बेटा डिसप्रपोर्शनेशन, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। तो इसमें क्या क्या वैल्यू है आपके पास, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है जो गिवन डाटा है? सर n है। n है और ओके। अच्छा देखो, क्यूप्रस टू क्यूप्रिक डाटा है यस सर। या क्यूप्रिक टू क्यूप्रस डाटा है? हम तो साइन रिवर्स कर लेंगे भाई, जैसी जरूरत होगी प्लस ले लेंगे या माइनस ले लेंगे। लेकिन Yes, क्या sir. क्यूप्रस Yes, टू sir. कॉपर है नो सर, या No, कॉपर sir. टू क्यूप्रस है? नो नो सर, सर। नहीं है। तो क्या करें फिर? इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। यस यस सर। तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी इसकी? जरा सर, एक deep मिनट तो से दिमाग next- लगाना ही पड़ेगा बेटा आपको। क्योंकि बिना उसके तो हमारा सवाल होगा नहीं, और क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया है। देखो जरा, इसी सेल के लिए आपको सेल पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सेल कह सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है। यही वैल्यू चाहिए आपको। देखो बेटा, हम सॉल्व करते हैं, देखना कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बताना। क्यूप्रिक आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर में बदल गया। इसका ई नॉट आर पी कितना दिया है? 0.34 वोल्ट। दिया है ना बेटा? इतनी वैल्यू आपको दी हुई है। ओके, दूसरी एक और इक्वेशन। ओहो भाई, क्यूप्रिक आयन कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस आयन, इसकी ई नॉट कितना दिया है? 0.15 वोल्ट। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर किसी को? नो सर। आपको अभी ना तो क्यूप्रस टू कॉपर है ना कॉपर टू क्यूप्रस है, कोई वैल्यू नहीं है डाटा में। नो सर। नहीं, तो हमने क्या चाहिए, हमें क्यूप्रस टू कॉपर की वैल्यू चाहिए, और इसका ई नॉट हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए। समझ आ रहा है बेटा इतना पॉइंट? यस सर। तो Yes, बता sir. सकते हो कि इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या यूज करके तीसरी इक्वेशन बना सकता हूँ या नहीं? कैसे भी यूज करूँ 1 और 2 को? यस सर। कैसे? सर सेकंड वाली को रिवर्स कर। सेकंड वाली को रिवर्स करके आगे क्या करना है? सर ऐड कर। ऐड कर देना। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो हमने रिवर्स यहीं कर दिया, कॉपर प्लस गिव्स यू द कॉपर प्लस। ई नॉट की वैल्यू कितनी लिखेंगे भैया अब लालप्रीत? सर -0.15। ठीक है बेटा। Yes, और अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने रिवर्स की थी उनको ऐड करें तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। यस सर। वेरी गुड। तो क्या फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड करें या नहीं करें जसवंतप्रीत? नहीं करना सर। नहीं करना। नहीं करना ना, नहीं करना सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं अलग करना। अलग हैं। कोई डाउट तो नहीं इतने पॉइंट पर? नो सर। तो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। आ गई वैल्यू? -1 इंटू ई नॉट 3। भाई एफ तो हमने इस बार काट ही दिया है, वो तो हर बार कटता ही है। माइनस भी काट ही दो। माइनस नहीं काटूंगा बेटा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। देखो जरा नहीं सर, ध्यान से। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा हूँ जहाँ पे तीन जगह माइनस थे, वो कह रहा हूँ। पहली इक्वेशन में जहाँ तीनों जगह माइनस थे मतलब पिछले क्वेश्चन में आपने तीनों जगह हाँ माइनस हाँ हाँ लिखे थे हाँ ना, हाँ मतलब हाँ हाँ बिल्कुल वो कह आपकी रहा था मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम नहीं काट पाएंगे ना अभी।
मेरी यहाँ बात पे समझ में? माइनस है। हाँ, एक जगह ये यस माइनस सर। है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी जगह लिखे -2 इंटू 0.34 लिख दे बेटा, और अब हो जाएगा -1 इंटू -0.15। तो E03 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? जरा वैल्यू बताओ, कैलकुलेट तो आप ही करेंगे। E03 सर 0.53। प्लस माइनस तो प्लस। प्लस। प्लस में। बस जी, हमारा काम अब हो गया, देखो कैसे हो गया। लो जी, क्यूप्रस टू कॉपर कितना पोटेंशियल है? क्यूप्रस टू कॉपर तो 0.53। 0.53। कोई डाउट तो नहीं बेटा इतने पॉइंट पर? नो नो सर। सर। नहीं है, ओके। क्यूप्रस टू क्यूप्रिक माइनस 0.15। -0.15 वोल्ट। समझ आ रहा है इतना? सेल तो बन गया ना? यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन का यस गेन सर। उतने का लॉस, यस सर। NF सब कट गया। यस सर। तो बताओगे इस सेल का पोटेंशियल कितना आया बेटा? 0.53 माइनस 0.15 आएगा। कितनी आंसर हो यस। गया? 0.38 वोल्ट। हाँ जी लालप्रीत, यस सर। समझ आया बेटा सॉल्यूशन इस बार? वही क्वेश्चन है जो आपने पूछा था। नहीं सर, सर आपने जो बाद में किया वो नहीं पता लगा। कहाँ बाद में? बाद में मतलब कितना बाद सर में? जो आपने 0.38 निकाला है। ओके चलिए। एक्चुअल क्या था कि आपसे जो सवाल पूछा गया था उसमें था कि आपको डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ क्यूप्रस के लिए बताना है। डिसप्रपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। यस सर। तो क्यूप्रस से कॉपर रिडक्शन, क्यूप्रस से यस। क्यूप्रिक ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का यस लॉस? एक। सर। वन। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन? एक। तो वन सर। ये लॉस भी है, गेन भी है, एनोड भी है, कैथोड भी है, तो ये तो सेल बन गया बेटा। यस सर। हमारे पास क्यूप्रस टू क्यूप्रिक, क्यूप्रस टू क्यूप्रिक की वैल्यू है ये रही -0.15। यस सर। ओके, क्यूप्रस टू कॉपर की वैल्यू नहीं है, सर निकाल। हम निकाल चुके हैं, मतलब शुरू में यस नहीं थी सर। ना, तो वो हम निकाल यस। चुके हैं बेटा, ये वाली वैल्यू। यस। यस सर। तो अब हम जब सेल पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो E0 OP प्लस E0 RP कर देते हैं। यस सर। तो क्यूप्रस टू क्यूप्रिक E0 OP, यस सर। और क्यूप्रस टू कॉपर E0, ओपी। हाँ हाँ, सॉरी, क्यूप्रस RP आरपी होगा सर। ना। तो ये रहा आरपी। RP, है ना यस सर। 0.53। यस इस सर। इक्वेशन के लिए यस। RP हो गया। यस सर। और ये रहा हमारे पास OP। यस सर। तो आपने जोड़ दिया दोनों को, यस सर। एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है। यस सर। देखो जरा, आ गया सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल। कितने टाइप के हाफ सेल्स होते हैं, समराइज कर रहे हैं बेटा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो उसमें से पहला जो हाफ सेल है वो है हमारे पास मेटल, मेटल आयन, मेटल आयन हाफ सेल। ये हमने बहुत कर लिया है। मेटल आयन हाफ सेल से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेटल से मेटल आयन में ही जाएगा। लिखने का मेथड है, मेटल आयन से मेटल बन सकता है और मेटल से मेटल आयन बन सकता है, या मेटल आयन से मेटल। जैसे अगर हमारे पास कोई मेटल है और ये मेटल आयन में जा रहा है, n इलेक्ट्रॉन n, ये मेटल सॉलिड होगा और ये हमारा सॉल्यूशन में होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम जानते हैं कि मेटल से मेटल आयन बन रहा है और जो भी इसकी कंसंट्रेशन है, ये हाफ सेल लिख रहे हैं हम। और नेचुरली क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड में जाएगा। डेनियल सेल, इसमें जिंक वाला एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, दैट इज जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन।
और इसी में हो सकता है कि कोई मेटल आयन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड में बदल रहा हो, तब हम इसको लिखेंगे कि ये मेटल आयन से मेटल में बदल गया है और ये रिडक्शन हुआ तो ये हो गया हमारा कैथोड। मतलब इनमें से कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे कॉपर आयन, कॉपर प्लस 2 आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल। तो ये सिंपल है, हम जो भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मेटल यूज़ करेंगे, ये मेटल या ये मेटल, मेटल आयन से मेटल, वो मेटल ऐसी होनी चाहिए जो वाटर से रिएक्ट ना करती हो। मतलब बहुत एक्टिव मेटल यूज़ नहीं करनी, जैसे आपने सोडियम आयन से सोडियम बनाने की सोचने लगे, या पोटेशियम आयन या कैल्शियम। रीज़न उसका साफ हम जानते हैं, क्योंकि जैसे ही मेटल बनेगी वो वाटर से फिर रिएक्ट कर जाएगी। तो ये जो मेटल आयन हाफ सेल है, इसमें हमारे पास जो एक्टिव मेटल हैं कैन नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक पॉइंट में, एक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड। उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इमीडिएट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है। तो ये एक टाइप का सेल है हमारे पास, हाफ सेल है। दूसरा हाफ सेल भी हम कुछ पार्ट में पढ़ चुके हैं, और वो है हमारे पास गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल, ये दूसरे टाइप का है बेटा। अब गैस आयन हाफ सेल का मतलब, एक तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे H2 से H+ का बनना, H2 से H+ की फॉर्मेशन, H2 से H+ की फॉर्मेशन हो गई, ये लीजिए एक्वस सॉल्यूशन। इसका रिवर्स भी हो सकता है, H+ आयन से कहीं H2 बनते हो, जैसे हमारे पास हो गया क्लोराइड से क्लोरीन की फॉर्मेशन, या क्लोरीन से क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो इसमें कोई भी गैस और कोई भी उसका आयन हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गैस कोई भी उसका आयन। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, लाइक हमारे पास हो गया प्लैटिनम, यहाँ O2 ले लेते हैं प्लैटिनम के ऊपर, जो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, और ये OH आयन की कंसंट्रेशन, ये हो गया हमारे पास कोई C मोलर कंसंट्रेशन। जैसे हमारे पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव गिव्स यू द हाफ O2 प्लस H2O प्लस H2O, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो OH आयन से ऑक्सीजन मिल रहा है। तो गैस आयन हाफ सेल, इसमें किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर भाई ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो एनोड हो गया, और भाई ये अगर रिडक्शन में जा रहा है तो कैथोड हो गया। तो ये कैथोड की तरह से भी काम कर सकता है, और ये एनोड की तरह से भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर है क्लोराइड टू क्लोरीन या क्लोरीन टू क्लोराइड, डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में देखें तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा होगा। ये बहुत सिंपल से हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल आयन, गैस आयन, हाफ सेल। बेटा बात समझ आ रही है इतनी? किसी को कोई डाउट तो नहीं इतने पार्ट पर? ठीक है बेटा, ओके।